I was in suicidal point. मैंने 13 साल की उम्र में 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। तो 14 साल तक आते आते जब मैंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, तब कुछ चले जब मैं अपने डिप्रेशन लेवल में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेज पे था, तो मैंने जिम जाने का फैसला किया। काफ़ी टफ होता है एक डिफरेंटली एबल जब बच्चा हो जाता है, जब डॉक्टर कह देते हैं कि आप व्हीलचेयर से भी नहीं उठ सकते हैं। उस समय जिम जाने का फैसला तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था, लेकिन मैंने अपने माइंड को प्रिपेयर किया और अपने डिप्रेशन को दूर रखने के लिए लोहे से मत्था मारने का सोचा। जोगिंदर जी, अभी रिसेंटली मैंने सुना कि आपने पावर लिफ्टिंग से रिटायरमेंट कुछ ले लिया है, तो सर इसका क्या है? क्योंकि हम तो आपको बिल्कुल देखना चाहते हैं सर। अगर आपको किसी चीज़ को छोड़ना है तो जीत के साथ छोड़ना ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक पॉइंट पे आके ना रुकूं, जैसे मेरी आदत रही है। तो मैं अब दूसरा स्पोर्ट्स जो होता है, मैंने एथलेटिक्स में जाने का फैसला किया है, तो मैं आपको ज़रूर एथलेटिक्स में कुछ करता हुआ देखूंगा। आमिर खान से आपका मिलना हुआ और आपने एक नेशनल टीवी पे आकर जो सबको इतना मोटिवेट किया, सर उसके बारे में थोड़ा बताइए। आमिर ने मेरे बारे में पढ़ा, फिर आमिर ने कहा कि मैं जोगिंदर के जिम में जाके जोगिंदर से मिलना चाहता हूँ। वेलकम एवरीवन टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग करियर टॉक्स विद बरखा। आप सबने ये कहावत तो सुनी होगी, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। जिसका सिंपल वर्ड्स में ये मतलब है कि जिस तरह रस्सी के बार बार पत्थर पे आने जाने से भी वो पत्थर पे निशान बना देती है, उसी तरह कंसिस्टेंट डेली अभ्यास से, डेली प्रैक्टिस से हम भी अपनी लाइफ में हर बड़ी से बड़ी मुश्किल को हरा सकते हैं, अपने हर एम्बिशन, हर गोल को पूरा कर सकते हैं। और आज इसी का एक जीता जागता प्रूफ है मेरे बहुत ही स्पेशल गेस्ट मिस्टर जोगिंदर सिंह सलूजा, हु इज़ अ पावर लिफ्टिंग चैम्पियन ऑफ इंडिया। ही हैज़ बिन अवॉर्डेड Mr. India title 23 times. He has been ranked 3rd as Asia's para powerlifting champion and also 8th in the world as a para powerlifting champion. आइए आज उनसे हम सुनते हैं उनकी स्टोरी, उनकी जर्नी के बारे में। हेलो जोगिंदर जी, वेलकम टू माय शो करियर टॉक्स विद बरखा। कैसे हैं सर आप आज? हेलो बरखा, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी सर बहुत बढ़िया हूँ। सर हमने आपको इतना देखा है टीवी पे, आज मैं आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछना चाहूँगी कि सर जब आप 10 महीने के थे तब आपको पोलियो हुआ, उसके बाद 13 साल की उम्र तक आपके 14 से भी ज़्यादा ऑपरेशंस हुए हैं। कैसे इतनी छोटी सी उम्र में आपने अपने आप को उस सब से बाहर निकाला और ये सोचा कि नहीं, मैं भी जो चाहे लाइफ में वो अचीव कर सकता हूँ? देखिए, जब 10 महीने में किसी बच्चे के 13 साल तक आते आते 14 ऑपरेशन हो जाते हैं, काफ़ी मुश्किल होता है वो सफ़र। आई वॉज इन सुसाइडल पॉइंट। मैंने 13 साल की उम्र में 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। तो 14 साल तक आते आते जब मैंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, तब कुछ चले जब मैं अपने डिप्रेशन लेवल में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेज पे था, तो मैंने जिम जाने का फैसला किया। तो काफ़ी टफ होता है एक डिफरेंटली एबल जब बच्चा हो जाता है, जब डॉक्टर कह देते हैं कि आप व्हीलचेयर से भी नहीं उठ सकते हैं। उस समय जिम जाने का फैसला तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था, लेकिन मैंने अपने माइंड को प्रिपेयर किया और अपने डिप्रेशन को दूर रखने के लिए लोहे से मत्था मारने का सोचा। और फिर मैंने पहली बार जिम हिट किया 14 साल की उम्र में। 15 साल तक आते आते मैंने मिस्टर दिल्ली का खिताब जीता। फिर उसके बाद आज तक काफ़ी अच्छा सफ़र रहा। बहुत ही बढ़िया सर। और मैं ही नहीं, मतलब पूरा हिंदुस्तान, हम सभी आपकी जर्नी से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड है। सर आप बताना चाहेंगे कि जब आपका एडमिशन हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में थ्रू पैरा स्पोर्ट्स कोटा, वो जर्नी सर कैसी रही आपकी? वो बहुत अच्छी थी। मतलब मैं पहला आई गेस उस समय पैरा स्पोर्ट्स को कोई जानता नहीं था, तो वहाँ के जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के डीन थे, उन्होंने मेरे को अपने रूम से बाहर निकाल दिया कि क्या होता है पैरा स्पोर्ट्स के ज़रिए किसका एडमिशन मतलब हो सकता है। तो
उस समय डिसेबिलिटी कमिश्नर को फिर मैंने वो चीज़ बताई और डिसेबिलिटी कमिश्नर ने पुट अप किया उसको कि मतलब ऐसा डिफरेंटली एबल लोगों का स्पोर्ट्स होता है। डीन को बताया अगर आपने इस बच्चे को कल तक एडमिशन ना दिया तो हर एक मतलब न्यूज़ चैनल में आपका नाम होगा और ये बच्चा नेशनल चैंपियन है और आपके पास आया है तो ये प्राउड की बात है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए कि ऐसा बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन मांगने आया है जो कि मतलब 90% डिफरेंटली एबल होने के बाद भी स्पोर्ट्स में मिस्टर इंडिया बना है और दिल्ली का नाम रोशन किया है पूरे भारतवर्ष में। तो आपको ऐसे बच्चे को एडमिशन देना चाहिए। तो उस समय मेरा पहली बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन हुआ था और मेरे को दयाल सिंह कॉलेज में को याद है दे दिया जो कि मैं कमला नगर में वहाँ पे मेरा एक घर होता था। तो कमला नगर से मेरे जो कॉलेज था खालसा कॉलेज मेरा वो ड्रीम कॉलेज था। तो मैं उस कॉलेज में पढ़ना चाहता था तो मेरे को 19 किलोमीटर एक दूर कॉलेज उन्होंने दे दिया। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मेरे को ये जो मेरे घर के पास है एक्सेसिबल कॉलेज है जो मतलब आने जाने के लिए मेरे, क्योंकि ट्रैवलिंग की बहुत बड़ा इशू होता है किसी भी डिफरेंट एबल को आने जाने का। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने उसको भी डिनाई कर दिया। फिर मैंने चीफ कमिश्नर को कंप्लेंट करी कि मेरे को इतनी दूर एडमिशन के लिए इन्होंने कॉलेज दिया है, मेरे को पास में दिलवाइए। तो फिर डीन से फिर उन्होंने बात करके फिर मेरे को उस कॉलेज में एडमिशन दिलवाया और खालसा कॉलेज की जर्नी जो थी वो काफ़ी अच्छी थी और दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो मतलब मेरे साथ लगाव है वो बहुत माइंड ब्लोइंग है। मैं खालसा कॉलेज में पढ़ा और उन 3 साल में पढ़ते पढ़ते मैं अपना स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ता रहा, साथ में दिल्ली यूनिवर्सिटी को एक्सेसिबल बनाने के लिए भी मैंने कार्य किए। बिल्कुल सर। सर मैं पूछना चाहूँगी कि जब हम कॉलेज में जाते हैं तब हम सभी स्टूडेंट्स वी आर वेरी फुल ऑफ एनर्जी। हमें लगता है कि कोई हमें कुछ बोले तो हम उसे बदल देंगे, हम अच्छे बदलाव लाएंगे अपने कॉलेज में, सोसाइटी में। तो सर आपको भी क्या कुछ चीज़ों पे गुस्सा आया या कुछ ऐसे इंसिडेंट रहे कि जिसमें मतलब बच्चों ने आपको छेड़ा या परेशान किया, तो उस बारे में आप कुछ नहीं, बताना बच्चों ने तो मेरे को चाहेंगे? नहीं छेड़ा, हालांकि कभी कभी मैं अपने सीनियर्स को छेड़ देता था अपने डोले दिखा के तो मैं तब मिस्टर इंडिया बना था जब मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ था। उस समय तब मैं बॉडी बिल्डिंग जस्ट छोड़ी थी और पावर लिफ्टिंग की तरफ गया था। तो मेरा शरीर जो था काफ़ी मतलब कि एडवांस मतलब लेवल पे था, जो बॉडी शेपिंग थी काफ़ी वी शेप थी। उस समय मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा था जो कि मैंने 2005 में छोड़ दी थी, 2006 में पैरा पावर लिफ्टिंग ज्वाइन करी थी। और किसी ने मुझे क्या छेड़ना था, जब मैं सीनियर्स को छेड़ता था तो मुझसे काफ़ी अच्छा उनका बिहेवियर रहता था मेरे प्रति। और हाँ, चेंज जो था यूनिवर्सिटी में लाना जो था, मैंने सोचा कि अगर मेरे होते एक्सेसिबल नहीं बन पाया मेरा कॉलेज, जो कि मेरे एक सोच में था, मेरी धारणा में था कि जहां मैं पढ़ूं वो कॉलेज कम से कम एक एक्सेसिबल हो। तो मैंने अपने प्रिंसिपल से मैं खूब लड़ा कि स्टेयर्स क्यों है, लिफ्ट क्यों नहीं है हमारे कॉलेज में। मेरी 1st to 2nd फ्लोर पे जो थी क्लास होती थी, अब मैं वहां चढ़ नहीं पाता था तो मेरे को चढ़ने में बहुत अनएक्सेसिबल रहता था। जो वॉशरूम थे वो एक्सेसिबल नहीं थे, तो मैंने उस चीज़ के लिए भी लड़ाई लड़ी। लेकिन मेरे को बड़ा प्राउडली कहते हुए ये महसूस हो रहा है कि जो मेरी लड़ाई थी ना वो सिर्फ मेरे लिए नहीं थी, वो आने वाली जो पीढ़ी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसके लिए थी। तो सबसे पहले हमारा कॉलेज जो था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से ग्रांट लाता है और यूनिवर्सिटी उसको मानते हुए ग्रांट कमीशन वीसी दीपक पेंटल जी, जिनकी मैं बहुत तारीफ करना चाहूंगा, जिन्होंने मेरी बात को सुन के हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल को इंस्ट्रक्शन दी कि डिफरेंटली एबल लोगों के लिए बिल्कुल एक्सेसिबल कीजिए। और यही नहीं, खालसा कॉलेज होगा, खालसा कॉलेज से शुरुआत करेंगे और सारे कॉलेजेस तक जो मतलब ये चीज़ जाएगी। और पूरी यूनिवर्सिटी में एक चीज़ उन्होंने लिख के निकाल दी कि भाई एक्सेसिबिलिटी जो है हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। जो भी डिफरेंटली एबल बच्चा जो पढ़ना चाहता है यूनिवर्सिटी में, उसके लिए जो है एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। जोगिंदर जो चीज़ कह रहा है वाकई में वो जेन्युइन है और उस चीज़ में काम करना चाहिए। और आज की डेट में कोई बच्चा व्हीलचेयर पे हो, चाहे कोई बच्चा ब्लाइंड हो, चाहे बच्चा कोई डफ एंड डम हो, उसके लिए यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो कि कहते हैं भारत की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी है, नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। आज की डेट में अगर कोई भी बच्चा एडमिशन लेना चाहता है, बहुत एक्सेसिबल है और वहां से शुरुआत हुई थी। उन 3 सालों में यूनिवर्सिटी को बदला मैंने, वो मेरे लिए सबसे प्राउड की मोमेंट थी। बिल्कुल सर, वो सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि मैं भी बोल सकती हूँ कि जब दिल्ली यूनिवर्सिटी जो पूरे देश की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है, तो उसमें इतना बड़ा बदलाव लाना, जिसके लिए सिर्फ आपको ही नहीं, आने वाले इतने हज़ारों बच्चों को, लाखों बच्चों को मैं कहूँगी कि आज एक्सेसिबिलिटी है कि वो आराम से आ सकते हैं, एडमिशन्स भी ले सकते हैं। सर आप बताइए, मैंने सुना कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एज मोटिवेशनल काउंसलर भी रहे, तो वहाँ पे आपने कैसे बच्चों को मोटिवेट किया? क्योंकि बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं आज जब वो कॉलेज जाते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता कैसे, और
अलग अलग स्टेट से बच्चे आते हैं सर, तो कैसे आपने उनको भी मोटिवेट किया? देखिए, एज अ डिफरेंटली एबल पर्सन, जो प्रॉब्लम बचपन से मैं फेस कर रहा हूँ, तो मैं उन बच्चों की प्रॉब्लम ज़्यादा अच्छे से समझ सकता हूँ जिनको वो प्रॉब्लम है, जो मतलब वाकई में डिफरेंटली एबल हैं। जितना मैं समझ सकता था, क्योंकि मैंने बचपन से वो चीज़ देखी थी, तो मैं उनकी प्रॉब्लम को समझता था। फिर मेरे को यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने बुलाया अपने पास, जो वहाँ के डीन और वीसी थे। उन्होंने कहा कि हम कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, उसके लिए सबसे बड़ा प्रेरणा का स्रोत हमारे पास है। जोगिंदर, हमें बताओ कि आप किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम आपको मोटिवेशनल काउंसलर बनाना चाहते हैं, आप मोटिवेट कीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जो कि मेरे को कॉलेज में एडमिशन नहीं दे रहे थे। आज की डेट में वो मेरे को मोटिवेशनल काउंसलर बनाने के लिए मतलब कि तैयार थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये अपने लिए लड़ाई नहीं है, ये सारे जितने भी डिफरेंटली एबल लोग हैं उनकी लड़ाई है, और उसमें क्या अहम रोल आप अदा कर सकते हैं, आप हमें अपने ऑप्शन दीजिए। तो उन्होंने जब मेरे को डिसाइड किया कि ये यूनिवर्सिटी को बदल सकता है, तो उन्होंने मेरे को मोटिवेशनल काउंसलर बनाया। और LSR जो लेडी श्री राम कॉलेज है, वहाँ की मतलब कुछ गर्ल्स मतलब जो टॉपर्स थे, वो वहाँ पे टीम में मेरे को दिए गए। उनको मैं समझाता था कि आपने कैसे रिएक्ट करना है जब कोई डिफरेंटली एबल बच्चा आता है। कभी समटाइम क्या होता है, अगर आपके अंदर किसी बच्चे में कोई कमी है, तो मेरे को लगता है कि भगवान उसको कोई ना कोई ऐसी चीज दे देता है कि जिससे कि वो अपनी जिंदगी को और अच्छे से मतलब कि जीता है। तो अगर कोई एक कमी है तो कोई एक एडवांटेज आपको भगवान जरूर देता है। तो मैंने उनको समझाया कि कोई अगर डिफरेंटली एबल बच्चा आपके पास चल के भी आ रहा है, जिसको चलने में दिक्कत है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, आपने अगर उसको देख के अजीब सा रिएक्ट कर दिया तो वो समझ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर वो समझने की विल पावर जो है वो आप लोगों से ज्यादा है, क्योंकि वो बचपन से ये सब चीजें फेस करता आ रहा होता है। तो आपको बॉडी लैंग्वेज को भी अपना अच्छा रखना है, आपको उसके लिए अपना बिहेवियर बड़ा ओपन रखना है और अच्छा अपने आप को उनके सामने दिखाना है कि हाँ, कि अगर आप आ रहे हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपका वेलकम करती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने उनको बताई, और उन्होंने फिर बहुत अच्छे से उन बच्चों का वेलकम किया। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो 125 से 150 बच्चा एडमिशन लेता था ऑन एन एवरेज, और जब मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी छोड़ी है तो 350 से 400 बच्चे तक एडमिशन जो है वहाँ पे लेने आते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जो कि मेरे लिए पर्सनली बहुत एक प्राउड की बात थी। और इस करके ही मेरा नाम जो था दीपक पेंटल, जो उस समय वीसी होते थे, उन्होंने नेशनल अवार्ड के लिए स्ट्रांगली रिकमेंड किया था। मेरे को आज भी याद है, ज्वाइंट सेक्रेटरी को मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के। 2010 तक आते आते वो मेरे को मिल गया था नेशनल अवार्ड। बिल्कुल सर, मैंने देखी वो फ़ोटो, आपको हमारी एक्स प्रेसिडेंट मिसेस प्रतिभा पाटिल ने नेशनल अवार्ड दिया, और ये बहुत ही काबिल तारीफ़ बात है सर कि मतलब आप में सिर्फ जोश और जज्बा नहीं, आपने बहुत मेहनत भी करी है। तो सर, किसी को ऐसे ही 23 टाइम्स आप मिस्टर इंडिया बने हैं सर, बहुत बहुत ही काबिल तारीफ़ ये बात है। मैं पूछना चाहूँगी सर कि आजकल जब बच्चे सोचते हैं जिम जाते हैं, वो उनके लिए ही, नॉर्मल लोगों के लिए ही जिम जाना इतना मुश्किल होता है। बहुत जल्दी आजकल बच्चे छोटे से फेलियर से निराश हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और उस टाइम पे तो इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी। तो आपने खुद को भी कैसे और बाहर निकाला, और औरों की भी, अपने आसपास जितने भी हमारे डिफरेंटली एबल्ड भाई बहन और लोग हैं इंडिया के बाहर के, उन्हें कैसे आपने मोटिवेट किया? कि देखिए, बहुत मुश्किल समय था वो मेरे लिए। जब मैं पहली बार जिम गया था तो बरखा मेरे को 4 लोगों ने व्हीलचेयर से उठा के जिम के बेंच में बिठाया था, और लोगों की धारणा में जिम विद डिसेबिलिटी, एक डिसेबल बच्चा जिम नहीं कर सकता, तब लोगों की धारणा में थी ये चीज़। मेरे को याद है कि मैं 2000 में पहली बार जिम हिट किया था, 99-2000 के बीच में। तो तब लोग बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते थे और लोग हंसते थे लिटरली, और ऐसा प्रतीत होता था कि क्या ये समाज कभी नहीं सुधरेगा। मैं घर पे आके उस दिन बड़ा मतलब पहली बार जब मैं गया तो वो मैं शायद पहली और आखिरी बार रोया घर पे आके, क्योंकि मेरे को लगा कि उन लोगों ने मुझे बोला कि जिम तुम्हारे जैसे हैंडीकैप लोगों के लिए नहीं है, तुम घर जाओ और जाके दूध पियो, ये तुम लोग नहीं कर सकते। तो उस समय जो था, मेरा निराशा जो थी वो बड़ी एक्सट्रीम लेवल पे थी, मतलब मैं इन्फिनिटी पे था निराशा के उसमें। तो मेरे बेस्ट बडी ने कहा कि कोई बात नहीं, जो ये डीमोटिवेट करते हैं ना, आपके अंदर एक आग चिंगारी कौन जलाता है? डीमोटिवेशन ही जलाता है आपके अंदर आग और चिंगारी। अगर लोग डीमोटिवेट नहीं करेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? पहले तो मेरे को ये बताइए, सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जो है वो डीमोटिवेशन है।
मैं कहता हूं आज भी इस मुकाम पे अगर मैं हूं कि वर्ल्ड में मैं अगर मेडलिस्ट हूं, अगर मेरे को आज भी लोग डिमोटिवेट नहीं करेंगे ना, तो मैं आज भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो डिमोटिवेशन मेरे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन का काम करता है। और पहली बार जिम जाना, फिर उसके बाद कंटिन्यू जाना और लोगों का मजाक उड़ाना, मेरे को बड़ी खुशी होती थी। मैं कहता था अगर आप मेरा मजाक उड़ाओगे तो उससे मेरे को और ज्यादा प्रेरणा मिलेगी। क्योंकि जब तक आप मेरे को किसी चीज के लिए डिमोटिवेट नहीं करोगे तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, पहले तो मुझे ये बताओ। डिमोटिवेशन जो थी वो मेरी सबसे बड़ी विल पावर बनी। और आपने कहा यूथ जो होता है, वाकई में जब मैं टूटा, मैंने जो मेरा गुस्सा था, मैं आपको बताऊं बरखा, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, सबसे बड़ा डिप्रेशन से बाहर निकलने का जरिया जो है वो है जिम। पूछिए कैसे? बिल्कुल सर, बताइए कैसे। देखिए, जब हम जिम जाते हैं तो हमारे अंदर एक जुनून होता है, एक गुस्सा होता है, या एक डिप्रेशन होता है। हम जब वर्कआउट करते हैं तो वो डिप्रेशन, वो गुस्सा, वो अग्रेशन जो मेरा अंदर उस समय था, आग, जो मेरा मजाक उड़ाया गया था, वो मैंने जिम जाके मशीनों पे निकाला। और वो मेरा पैशन कब मेरा प्रोफेशन बन गया मुझे पता ही नहीं लगा। और बहुत एक अच्छा मतलब मेरे को फील हुआ जब मैं जिम करके आता था, तो मैं जितना भी डिप्रेस होता था, और उस समय जब मैं जिम से बाहर निकलता था, वो मेरे लिए जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई होती थी। मैं जब वर्कआउट करके अपने आप को जिम से बाहर लेके आता था, मेरे लिए इतना खुशी का पल होता था। जितना मैं सैड था, मैं उससे कई गुना ज्यादा खुश रहने लग गया। तो जिम जो है, मैं यूथ को भी कहना चाहूंगा, जिम जो है एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। अगर आप वाकई में डिप्रेशन, एंजाइटी या किसी भी प्रॉब्लम से फेस कर रहे हो, आप जिम जाके देखो। वर्कआउट के बाद जो आपके मन को जो दवाई मिलेगी ना, आपके मन को, उससे बड़ी दवाई कोई नहीं होती जो आपको हील करती है। आप आजमा के देखिएगा। बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से पूरी तरह अग्री करती हूँ। और मैंने खुद अब कॉलेज के बाद कई सालों बाद दोबारा जिम जाना स्टार्ट किया है। तो जब हम खुद को शीशे में देखते हैं ना, और थोड़े थोड़े दिन बाद हमें खुद ही अच्छा लगने लग जाता है कि यार हाँ, मैं अच्छी दिख रही हूँ या अच्छा दिख रहा हूँ। तो जिम जाने से, और अब तो इतनी अवेयरनेस भी हमें पता है कि जो हमारे दिमाग में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जिनकी वजह से हमें खुशी मिलती है, और हम जिम में जाके दोस्त भी बनाते हैं, और हम और लोगों की भी मदद हम कर सकते हैं। तो सर बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ। थैंक यू। तो सर, ये जिम तो आप जा रहे थे, पर आपने, मैंने सुना है वर्कआउट वंडर्स नाम का आपका जिम है, जो आपने मोर देन 19 ईयर्स पहले आपने खोला। तो वो आइडिया कहाँ से आया? जो मेरा मजाक उड़ा था ना जिम में, मैंने ये सोचा कि जो मेरा मजाक उड़ा है वो किसी और का ना उड़े, तो मैं एक ऐसा डिसेबल फ्रेंडली जिम बनाऊं जिसमें कि एबल इंसान के साथ डिसेबल पर्सन जो है वो वर्कआउट करें। सो मैंने 19 साल पहले, 20 साल पहले एक जो सपना जो संजोया था, उससे भी पहले उसको 20 साल पहले अपनी जिंदगी में उतारा, और उसको अपनी जिंदगी में उतार के मैंने एक डिसेबली फ्रेंडली जिम खोला। वो मेरी जिंदगी का एक बहुत अहम फैसला जो था वो था, और काफी चैलेंजिंग था, क्योंकि जगह लेनी, इक्विपमेंट रखने और उस माहौल को बनाना। तो जो मेरा मजाक उड़ा, मैं चाहता था कि मैं ऐसा डिफरेंटली एबल जिम बनाऊं जो कि एबल और डिफरेंटली एबल लोगों के लिए साथ में वर्कआउट कर सके। और आज हमारी जो टीम है, बिल्कुल सर, और मैं यही बोलूँगी कि हम आज एक फ़ैसला लेने से पहले 100 बार सोचते हैं, क्योंकि उसमें हमें फाइनेंशियली भी सोचना है कि अरे ये कैसे करें। एक एबल्ड इंसान भी 10 बार सोचता है कि यार ये मैं कैसे कर पाऊँगा, और आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा। आपके बस मन में कंपैशन था, मैं बोलूँगी हर किसी के लिए इतना ज़्यादा, कि आपने सोचा बस ये तो करना ही है। तो सर, आप बोल रहे थे कि आपकी टीम है, अपनी टीम के बारे में सर आप प्लीज़ बताइए। देखिए, आज हमारी ऑल ओवर इंडिया में टीम है डिफरेंटली एबल लोगों की, जो कि 50 से 60 लोग हैं उस टीम में, जो कि डिफरेंट स्पोर्ट्स में, डिफरेंट फील्ड में एक नाम कमा रहे हैं, जिसमें कि मिस्टर दिल्ली, नॉर्थ इंडिया, कॉमनवेल्थ चैंपियन, नेशनल चैंपियन, इंटरनेशनल चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन, पैरापन ओपन, अमेरिकन ओपन चैंपियन और पैरा ओलंपिक्स चैंपियन। सारी की सारी जो चेन है वो हमारे पास है। और आज हमारे जो जिम में ट्रेनिंग करके, या ऑनलाइन शेड्यूल लेके, या जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मैं ट्रेनिंग कराता हूँ उन बच्चों को, या अपने जिम में, या बच्चों को जो दूर रहते, जो नहीं आ पाते, उनके जो वर्कआउट शेड्यूल हैं वो कैसे डिज़ाइन करना, व्हाट्सएप से उनकी वीडियो मंगाना। और आज की डेट में इतनी अच्छी टीम हमने तैयार कर दी है, और
उसके लिए मैं एक सिंगल पाई भी आपको बता रहा हूं कि मैं पे नहीं करता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट। कहते हैं कि सिखों में दसवन जो होता है, जो गुरुद्वारों में दिया जाता है, वो जो है मैं अपने उन बच्चों के ऊपर लगाता हूं जिनको वाकई में मेरी जरूरत है। और अभी आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि ये जो अपना हमारी जो जिम है, ये हो सकता है कि ऑल ओवर इंडिया के हर एक स्टेट में हो। ये मैं आज आपके चैनल से बताना चाहूँगा कि ऑल ओवर इंडिया में हम लोग इस चेन को जो है वो बनाने जा रहे हैं। और ज़रूर अगर भगवान ने साथ दिया तो हम ज़रूर लॉर्ड शिवा से ये दुआ करेंगे कि अपना ये जल्दी से जल्दी हम इस चीज़ को कर पाएँ और इसको इम्प्लीमेंट करके पूरे इंडिया में जिनके पास हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिन बच्चों के पास, और जो यहाँ पे नहीं आ पाते हैं, उन तक पहुंच बनाएं। सर मेरी और हमें देख रहे मेरे सारे दर्शकों की सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपका ये सपना बहुत ही जल्द पूरा हो। तो सर आपके जिम वर्कआउट वंडर्स की वीडियो सबसे पहले मैंने तो सत्यमेव जयते में देखी थी, तो आमिर खान से आपका मिलना हुआ और आपने एक नेशनल टीवी पे आकर जो सबको इतना मोटिवेट किया, सर उसके बारे में थोड़ा बताइए प्लीज। वो काफ़ी अच्छी अपना जर्नी थी। आमिर ने मेरे बारे में पढ़ा और आमिर ने किसी बुक में, जब मेरे काफ़ी आर्टिकल हर एक मतलब चैनल और जो बुक्स होती थी जो उस समय काफ़ी मतलब की प्रचलित होती थी, तो उनमें आते रहते थे। तो कुदरती आमिर ने मेरे बारे में पढ़ लिया और सत्यमेव जयते तब उसने एक अपना शो जो था शुरू करना था, तो उसकी टीम ने मुझसे कांटेक्ट किया। फिर आमिर ने कहा कि मैं जोगिंदर के जिम में जाके जोगिंदर से मिलना चाहता हूं। तो मेरे जिम की ओपनिंग भी करी और वहीं पे हमने शूटिंग भी करी और ये वाकई में बहुत प्राउड मोमेंट थी मेरे लिए। और उस जर्नी को, उस 2 मिनट की जर्नी को बरखा पूरे वर्ल्ड ने इतना प्यार दिया, जैसे आपने भी उसको देखा और ऐसे कई करोड़ों लोगों ने, मेरे को कई मैसेजेस आए इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कि जोगिंदर जी हमने वाकई में अपने जो डिफरेंटली एबल लोग जो आते थे, कई ट्रेनर्स ने मुझे मैसेज किए कि आते थे तो हम उनको ना इतना मतलब अच्छे से नहीं ले पाते थे, बड़ा लाइटली लेते थे। तो अब हम समझते हैं कि वाकई में अगर कोई करना चाहे तो ज़रूर वर्कआउट कर सकता है। और आज हम उनको वर्कआउट करा रहे हैं, जो कि हमारे पास लोग आते हैं और जिन लोगों को हमने वापस भेज दिया उनके पास हमारा कॉन्टैक्ट नंबर था, हमने उनको कॉन्टैक्ट किया कि आप जिम में आइए और अब हम आपको वर्कआउट कराएंगे। तो ये जो मतलब सत्यमेव जयते की जर्नी थी बहुत एक अच्छी थी और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आमिर का कि उसने मुझे मैं नहीं सोचता कि मैं मतलब कोई इतनी बड़ी मतलब कुछ मैंने किया था, लेकिन उसने मुझे इतने बड़े टीवी में दिखा के, और हाईएस्ट टीआरपी गई उस 2 मिनट के शो की, जो कि अपना यूथ को रिलेट करता था और बहुत सारे मैसेजेस आए। तो उस शो ने मेरी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा मतलब काम किया, 4 चांद लगाए मैं कहूँगा। तो शुक्रिया है आमिर और उसकी टीम का। बिल्कुल सर। सर आपको उस समय मुझे याद है नेशनल टीवी पे हम सब ने देखा और हम सभी उससे बहुत बहुत मोटिवेट हुए और आज इसीलिए शायद कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया कि नहीं, फिटनेस भी ज़रूरी है और हमें जिम जाना है। कहीं ना कहीं ये था। तो अपने कॉलेज के टाइम में सर मैं भी बिल्कुल जाती थी रेगुलरली। सर ये बताइए कि जिम भी आपने खोल लिया और आप अपना जिम भी चला रहे थे, पर उसके बाद कि आपको वर्ल्ड चैम्पियन बनना है पावर लिफ्टिंग में, तो ये थॉट कहाँ से आया और ये कैसे उसकी आपने मतलब क्या ट्रेनिंग करी, कैसे ये जर्नी आपने शुरू करी? देखिए, पहले मैंने शुरुआत करी बॉडी बिल्डिंग से। बॉडी बिल्डिंग में ना स्टेरॉइड बहुत मिसयूज होता था। तो उस समय बॉडी बिल्डिंग को डिसेबिलिटी के साथ कोई मानता ही ना कि बॉडी बिल्डिंग भी हो सकती है। तो जब मैंने करा 2 साल खेला तो बच्चे जो थे इंजेक्टेबल चीज़ें लेके, स्टेरॉइड लेके स्टेज पे चढ़ने लग गए। तो मेरे को लगा कि ये माहौल अब खराब होता जा रहा है, इस माहौल को हमें जो है इस माहौल से अलग होना है। तो स्टेरॉइड्स मैं पूछना चाहूँगी मतलब लोग क्यों लेते हैं? ताकि जल्दी बॉडी बन जाए। हाँ, जल्दी 6 पैक ऐप दिख जाए, जल्दी आपकी बॉडी में कटिंग दिख जाए। और मैं कहना चाहूँगा कि ये जो स्टेरॉइड वाली बॉडी होती है, जब ये स्टेज पे चढ़े होता है कोई भी बॉडी बिल्डर, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन जो रियलिटी है वो यही है, तब उसने नमक छोड़ा होता है, पानी छोड़ा होता है और अपनी बॉडी में कई ऐसी चीज़ें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो लेस किए होते हैं। तो जब वो स्टेज पे दिखता है कि उसके 6 पैक्स एब्स हैं बरखा, तब वो इंटरनली बड़ा कमज़ोर होता है। तो मैंने कहा कि मैं ऐसा कोई गेम नहीं करूँगा जिसमें कि मतलब मैं इंटरनली कमज़ोर हूँ और दिखावे में मैं बहुत तगड़ा हूँ। तो मैंने तब पावर लिफ्टिंग चुनने का फैसला किया था और 2006 से लेके अभी तक जो थे, जितने भी नेशनल इंटरनेशनल इवेंट हुए, उनमें पटाखे डाले और अब भी फिर वर्ल्ड चैंपियन तक का सफ़र बहुत अच्छा रहा। और आज की डेट में भी मैं जब मैंने गेम छोड़ा है तो मैं 8वें रैंक पे था पूरे वर्ल्ड में।
2025 तक। शानदार सर, बिल्कुल। और आपने सही बात करी कि जब हम जल्दी का रास्ता चुनते हैं तो कहीं ना कहीं आगे जाके वो फ्रूटफुल उतना नहीं होता और वो बल्कि गलत ही हो जाता है। तो इसलिए मैं भी अपनी ऑडियंस से यही कहना चाहूँगी कि हमें अगर कुछ बनना है और कुछ बहुत बड़ा हमारा एम्बिशन है तो उसके लिए हमें मेहनत तो हमें पूरी करनी पड़ेगी। उसमें हम कोई आनाकानी हम शॉर्टकट्स नहीं चलेंगे मेहनत में। तो सर मैंने आपका वो वीडियो देखा ये शॉर्टकट से मेरे को कुछ याद आया, सॉरी मैं आपको बीच में इंटरप्ट करूंगा। जो आप देखते हैं, मेरे को जब मैं सत्यमेव जयते की शूटिंग कर रहा था, मेरे को मुंबई बुलाया था आमिर खान ने, और वो मुझसे मतलब कि इतना इंप्रेस था, उसने मेरे को अपने घर बुला लिया। और जब मैं आमिर खान के घर में गया, उसके जिम में वर्कआउट किया, तो जब मैंने उसकी डेडिकेशन देखी, ये जो एक्टर लोग होते हैं, ये आप सोचते हैं कि ये मतलब कि बॉडी जो होती है स्टेरॉइड वाली होती है, या काइंड ऑफ बहुत जल्दी अपने आप को कोई हार्मोन HGH लगा के या IGF लगा के कुछ भी लगा के अपने आप को बहुत जल्दी बनाते हैं। ऐसा नहीं होता। जब मैंने आमिर को शूटिंग में देखा तो उसने बहुत मेहनत उसके अंदर दिखी थी। 2.5 घंटे वो कार्डियो कर लेता था जी, उसके अंदर इतना इंटेंसिटी थी। 2.5 घंटे वो कार्डियो कर लेता, 1.5 घंटे वर्कआउट, 4 घंटे वर्कआउट। और कहते हैं ना, ये एक्टर्स की जो लाइफ होती है बहुत इजी होती है, ऐसा नहीं होता। इस स्टेज पे रहने के लिए, एक अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, तब धूम 3 की शूटिंग चल रही थी जिस समय मैं उसके साथ टच में आया था आमिर के, तो मैंने उसको देखा बरखा कि वो बहुत मेहनत करता था। ऐसा नहीं है कि कोई शॉर्टकट आजमाते हैं सारे एक्टर्स, ऐसा नहीं है। कई लोग मेहनत करके ही बॉडी बनाते हैं, और आमिर खान उनमें से एक है जो कि बिल्कुल अपनी डाइट कंट्रोल कर लेता है और अपने आप को बनाने के लिए बिल्कुल ही अपने आप को उस रोल में अपने आप की अदाकारी को दिखाने के लिए पूरा अपने आप को झोंक देते हैं इसके अंदर। तो ये बहुत अच्छी चीज मेरे को लगी। मैं कहना चाहूंगा ये बहुत ज्यादा शॉर्टकट और ये चीज नहीं आजमाते। अगर ये शॉर्टकट बहुत ज्यादा आजमाते होते, जो बहुत जिनको मैं जानता हूँ एक्टर, तो वो शायद अभी तक इंडस्ट्री में सस्टेन ही नहीं कर पाते। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर पावर लिफ्टिंग में मैंने सुना है कि जब कोई जीतता है तो एक स्ट्रॉन्ग मैन का एक टाइटल उसको मिलता है, तो सर वो क्या होता है? और आप जब 2006 में आपको वो टाइटल मिला स्ट्रॉन्ग मैन का, तो सर कैसा लगा आपको? जी बहुत प्राउड मोमेंट थी। मेरा पहला कंपटीशन था बरखा, और पहले कंपटीशन में मैंने 2006 में जो compete किया था, मैं जूनियर में स्ट्रॉन्गमैन बना और सीनियर में मैं 3rd नंबर पे आया, मेरे को ब्राउन्ज मेडल मिला। और पहले कंपटीशन में ये परफॉर्मेंस जो मेरी थी, तो मैं काफ़ी उस समय मोटिवेट हुआ कि मेरी जो रियल जो मेरी मेहनत थी, जो कि मैंने 99 में शुरू कर दी और 2006 में अब उसके परिणाम मिले हैं, क्योंकि गवर्नमेंट से एफिलेटेड बॉडी के अंडर खेला था मैं। और 2006 में जब मैं स्ट्रॉन्गमैन बना था, तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की मोमेंट थी वो। स्ट्रॉन्गमैन जो होता है वो एक जैसे एक ओवरऑल देखा जाता है कि यूथ में जब मैं चैंपियन बना, जूनियर में किसने कितना वेट उठाया है ज़्यादा, तो उस समय 2006 में मैंने 120 kg वेट उठाया था। तब मैं यूथ जूनियर में खेला था, और वो बहुत बड़ा एक मेरे लिए अचीवमेंट था, और उस चीज़ को ही स्ट्रॉन्गमैन कहा जाता है। इस चीज़ के लिए मैं बहुत धन्यवादी हूँ अपनी टीम का जो उस समय मेरे साथ थी। सर आई एम वेरी श्योर कि हम सब और मेरे सारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि जब हम लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करते हैं तो सर हमें कोई ना कोई भगवान का सबका सपोर्ट रहता है, पर आपके सर फ्रेंड्स में, दोस्तों में, टीचर्स या गुरु में, आपके सपोर्ट सिस्टम में सर कौन कौन लोग थे जिन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई? तो आप बताइए उनको। सबसे बड़ा रोल तो देखिए माँ बाप का रहता है, वो तो किसी का भी मतलब जो अब जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा अनकंडीशनल जो सपोर्ट रहता है वो माँ बाप का रहता है। फिर सेकंड सपोर्ट मैं मानता हूँ मेरे गुरुजी का है, डॉक्टर सोम टुगनेत, जिनके साथ मैं 2006-07 की जर्नी थी। जब मैं उनके साथ जुड़ा तो 2008 तक वो जर्नी बहुत मजबूत हो गई थी कि मतलब उन्होंने मेरे को ऐसा गाइड किया कि मैं कभी पीछे पलट के मैंने देखा ही नहीं, और मैं हमेशा आगे बढ़ता चला गया। और अनकंडीशनल सपोर्ट किसको कहते हैं, मैंने अपने गुरु डॉक्टर सोम टुगनेत से सीखा। तो मैं ये सबको दर्शकों को भी मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपने आगे बढ़ना है और आपने वाकई में किसी को गुरु दिल से मान लिया है और उसने आपको अनकंडीशनल सपोर्ट किया है, तो ऐसे गुरुओं को भूला नहीं जाता, हमेशा अपने दिल में रखा जाता है। जितनी इज्जत आप अपने माँ बाप की करते हैं, जितनी इज्जत आप भगवान की करते हैं, उस रब की करते हैं, ठीक है, उतनी इज्जत आप अपने गुरुओं की कीजिए। गुरु आपको और अच्छे जो हैं वो रिजल्ट्स आपकी ज़िंदगी में देगा। जो अपने गुरुओं को भूल जाते हैं वो शिष्य नहीं, नालायक होते हैं। बिल्कुल।
और सर इसलिए हमें बहुत सोच समझ के किसी को अपना गुरु बनाना चाहिए, और एक बार बना लिया तो फिर अपने दिल से बिल्कुल उनको जी पूरी बिल्कुल रिस्पेक्ट हमें बिल्कुल देनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। और आपने दोस्तों की बात करी, तो मैं अपनी ज़िंदगी में अपना जो मेरा बेस्ट बडी था, मैं जब ट्राईसाइकिल चलाता था बरखा, जब मैंने जिम भी नहीं शुरू किया था, तो मैं ट्राईसाइकिल जब चलाता था तो मेरा बडी जो था वो पीछे खड़ा हो जाता था। ट्राईसाइकिल आपने देखा होगा रिक्शा टाइप होता है, वो बिल्कुल। डिफरेंटली एबल लोग, मतलब कि तब उस जो शुरुआती मतलब मेरी जिंदगी की स्टेज थी, तब मैंने चलाना शुरू किया था, तब मेरा बडी मेरे पीछे खड़ा होता था, बेस्ट बडी जो था मेरा, आज भी वो मेरा दोस्त है। तो आज तक वो जो दोस्ती है वो हमारी जो है कैम इस करके है, क्योंकि हमने जो शुरुआत की थी वो बड़े हर्डल्स के साथ की थी। मतलब बड़ी जो सर्कमस्टेंसेस थे वो बहुत ही चैलेंजिंग थे। तो मेरे को कहता था कि चल बिट्टू, मेरा नाम बिट्टू है वैसे, छोटा निकनेम, सर। तो मैं वो कहता था कि बिट्टू मैं पीछे लटकाऊंगा, तू इसको चला। तब मैं अपनी पावर लगाता था, तब मैं उसको खींचता था उसको, और उस इंस्पिरेशन से ही मैंने जिम जाने का फैसला शुरू किया था। सबसे पहले जो जिम से पहले भी जो मेरे लिए इंस्पिरेशन थी वो ट्राईसाइकिल थी, जो मेरे बेस्ट बडी ने मुझे कहा था। उसने मुझे आइडिया दिया कि आज जब जिम चलते हैं, हम मजाक मजाक में पहली बार जिम गए थे, और वही मजाक ने आज जिंदगी बना दी। वाह सर, इसलिए कहते हैं शायद कि जो सच्ची दोस्ती होती है लाइफ में वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सर कहाँ तो आप मतलब जिम कर रहे थे, और वहाँ तक भी इंसान सोच लेता है कि अरे मैंने तो लाइफ में डिफरेंटली एबल्ड होने के बाद भी इतना अचीव कर लिया, चलो ये काफ़ी है। पर आप सर वहीं नहीं रुके, आपने सोचा कि नहीं, अब मुझे अपने देश के लिए, अपने आप को, अपने देश को इंटरनेशनल लेवल पे भी रिप्रेजेंट करना है। तो सर वो आपने कैसे, आपको थॉट आया आगे और बढ़ना है, और आपकी वो जर्नी कैसे थी? देखिए, मौका तो मेरे को बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, तो जो लेकिन अपना पैरा पावर लिफ्टिंग में जो इतनी सारी पॉलिटिक्स और ये सब चलती है हमारे देश में, वो मेरे को, मैं भी उस चीज़ का शिकार हुआ, मैं उससे बाहर नहीं रहा। चलिए कोई बात नहीं, वो उस चीज़ से शायद बंदा स्ट्रांग होता है। जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई भी नेगेटिविटी आती है, तो मैं कहता हूँ वो आपको स्ट्रांग बना के जाती है। तो मैं लड़ाई लड़ी 2006 से, मेरा जो इंटरनेशनल जो जर्नी थी वो 2006 से शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन मेरे को 2013 में पहली बार टीम इंडिया में मौका मिला। मैं पहली बार एशियन ओशियाना गेम्स खेलने गया मलेशिया में। तो मैं उस जर्नी से अभी तक फिर मैंने पीछे पलट के नहीं देखा। फिर मैंने 12-13 साल में बहुत ही अपनी ज़िंदगी को ना इंटरनेशनल लेवल पे जो है अपने देश का झंडा जो है वो मजबूत किया। उस पोडियम पे अपने देश का जब मैं झंडा चढ़ाता था, तब मैं अपने आप को अंबानी से भी ज़्यादा रईस महसूस करता हूँ। तो वो वाकई में मैं हूँ अंबानी से ज़्यादा रईस। आप कहेंगे कैसे? मैं उस स्टेज पे जब अपने झंडे को चढ़ाता हूँ, जिस स्टेज पे अंबानी जी भी सोचते हैं कि मैं उस पोडियम पे चढ़ के अपने देश के झंडे को ऊपर उठाऊं, तो मैं वाकई में कहना चाहूँगा कि इंटरनेशनल जो जर्नी होती है वो किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए, या किसी भी इंडिया के आम नागरिक के लिए, किसी भी देश के किसी नागरिक के लिए, जब वो एक झंडा जो होता है अपने देश का पोडियम पे जब ऊपर चढ़ते देखता है और जब उठाता है, तो वो उससे ज़्यादा रईसियत, उससे ज़्यादा खुशी, उससे ज़्यादा सम्मान, वो मैं सोचता हूँ मेरी ज़िंदगी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सर। और सर गर्व, कितने गर्व की बात है, मतलब जब हम आपको टीवी पर देखते हैं, चाहे हम अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऑफिस जा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, पर जब हमें इंडिया का नाम दिखता है कि अरे वर्ल्ड कप में या ओलंपिक्स में इंडिया के लिए कोई मेडल लेकर आया है, तो सब बहुत खुशी होती है। तो आपने, मतलब सिर्फ मैं नहीं, सारे दर्शक, सारे ही भारतीय हैं, मतलब आप पे बहुत गर्व फील करते हैं। सर जब आप फिर इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे पावर लिफ्टिंग में आप जीत गए, तो सर कई बार होता है कि जब लोग जीत जाते हैं और वो हासिल कर लेते हैं लाइफ में जो वो पाना चाहते हैं, तो एक फेम, एक पावर का एक थोड़ा सा दिमाग में आ जाता है। पर सर मैंने सुना है आप तो उसी दिन नेक्स्ट इवेंट की, नेक्स्ट कंपटीशन की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो ये कैसे, आपकी जो सोच है वो बिल्कुल अलग है, ये कैसे? देखिए, मैं सोचता हूँ कि अगर आपने आगे बढ़ना है तो अपने पीछे को जब आप याद रखेंगे ना, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, अगर आपने अगले गेम में मेडल लाना है तो आपको अपना पीछा बुलाना पड़ेगा। अगर आप ये सोचोगे कि मैं ही चैंपियन हूँ, कोई और नहीं बन सकता, तो आपको हराने के लिए कई लोग और भी तैयारी कर रहे हैं। तो मैं जब, अगर सपोज कीजिए कि मैं सुबह कोई मेडल जीत के आता हूँ, तो शाम तक मैं उसको भूल जाता हूँ। मैं अपनी शाम को, रात को अपनी मम्मी को कहता हूँ कि मम्मा आप अपने लिए, मेरे लिए ये डाइट रेडी करो, मेरे को अगले इवेंट खेलना है, अगले इवेंट के लिए तैयारी करनी है। और मैं अगले दिन से अपनी लिफ्टिंग में लग जाता हूँ और अपने अगले इवेंट की तैयारी शुरू कर देता हूँ। अगर आपने चैंपियन बनना है तो बरखा, एक मैं मैसेज देना चाहूँगा अपने सब दर्शकों को, अगर आप अपने फेम को अपने सिर पे चढ़ा लोगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो आपका फेम है, अगर आपको मिल गया
और अगर आपको वाकई में बड़ा खिलाड़ी बनना है तो आपको उस फेम को भूल के अगले दिन से ही अगले इवेंट की तैयारी कर लेनी शुरू कर देनी चाहिए, ताकि आप अगले कंपटीशन में मेडल लेके आओ ना यार। बिल्कुल सर, बिल्कुल। यही सोच अगर हम सब भी रखें अपनी डेली लाइफ में भी, तो मुझे लगता है कि हम और भी अच्छा करेंगे, चाहे हम जो भी काम कर रहे हैं। सर, उसी तरह मैं चाहूँगी कि आप मेरे दर्शकों को, जो कि एक बहुत ही यंग ऑडियंस है, अपने करियर के लिए लोग देख रहे हैं, तो आप थोड़ा सा उन्हें बताइए कि कैसे एक जो रूटीन, एक जो डिसिप्लिन की जो वैल्यू है लाइफ में, वो एक एथलीट के लाइफ में, एक स्पोर्ट्स पर्सन के लाइफ में भी कितनी इंपॉर्टेंट है। देखिए, डिसिप्लिन जो होता है वो स्पोर्ट्समैन का सबसे अहम मैं कहूँगा, डिसिप्लिन जो होता है वो बहुत अहम रोल अदा करता है ज़िंदगी में। अगर आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं रख पाओगे तो आप एक बड़े खिलाड़ी नहीं बन पाओगे। चाहे डाइट पे डिसिप्लिन हो, अब मैं आपको बताऊं, मैं अपना कंपटीशन के लिए वेट कभी बढ़ाता भी हूं, कभी मेरे को टीम इंडिया में किसी और वेट में कहा जाता है खेलना है तो मैं अपने बॉडी वेट को कम भी करता हूं। कहा जाता है कि आगे बढ़ के खेलना है तो हमें अपनी हेल्थ से भी ऊपर चढ़ के अपने डिसिप्लिन को अपने दिमाग में रख के जो टीम में रोल अदा किया जाता है, जैसे कहा जाता है ना, शुभमन गिल जब टॉप पे खेलेगा कभी उसको कहा जाए कैप्टन के द्वारा, या अपना, अब तो वो खुद कैप्टन है, अगर उसको बोला जाए कि आपको अपना चौथे नंबर पे खेलना है, अगर टीम कोच बोले तो वो चौथे नंबर के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेगा। ऐसे हमारे इसमें बॉडी वेट कैटेगरीज होती हैं, तो हम कैटेगरी में कभी ऊपर खेलना पड़ता है, कभी टीम इंडिया में जरूरत होती है तो नीचे खेलना पड़ता है। तो डिसिप्लिन जो होता है जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने कहा यूथ के लिए डिसिप्लिन, मैं देखता हूं बरखा कि आजकल आपने देखा है कि बड़ी जल्दी होती है लोगों को, जो लोग जिम जाते हैं और मतलब सबसे पहले तो अपना कई लोग ऐसे होते हैं वो इतने डिसिप्लिन होते हैं कि एक फोटो डाल देते हैं फटाफट इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे, 2 दिन जिम गए कि हाँ वाकई में स्टोरी डाल दी कि अपना हम जिम जा रहे हैं, और दूसरे दिन के बाद तीसरे दिन जिम ही नहीं जाते, है ना। तो ये जो है डिसिप्लिन जो है ना वो हमें रखना पड़ता है। अगर आप 2 दिन जिम जा रहे हैं, आप उसको 2 साल तक लेके जाइए अपनी जिंदगी में। जब तक आपकी डिसिप्लिन नहीं होगा, चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे जिम की फील्ड हो, चाहे पढ़ाई की फील्ड हो, अगर आप रेगुलर नहीं पढ़ाई करेंगे, अगर आप किसी अच्छे लेवल की पढ़ाई या नॉर्मल भी पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप उसको रेगुलर नहीं पढ़ेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको कंसिस्टेंसी अपनी ज़िंदगी में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहाँ तक आप हमारी फील्ड की बात करें तो आप ये मत सोचें कि आप 2 महीने में सलमान खान या ऋतिक रोशन या विद्युत जम्पाल जैसी बॉडी बना लेंगे, ऐसा नहीं हो पाता। आपको वाकई में मेहनत करनी पड़ती है और आपको आगे बढ़ के अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन रख के, अच्छी डाइट रख के, अच्छा एक फोकस रख के आपको आगे बढ़ना पड़ता है। सिर्फ शॉर्टकट जो होते हैं ना, उनसे ज़िंदगी नहीं चलती। आपको ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव माइंड सेटअप के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए और डिसिप्लिन के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए। जिस भी ट्रेनर के पास या जिस भी मेंटोर के पास आप हैं, उनकी बातों को फॉलो कीजिए। और ज़िंदगी में जब आप कामयाबी हासिल करेंगे तो आपके माँ बाप के बाद जो मेंटोर हैं, जो आपके जो कोच हैं, उनको शायद सबसे ज़्यादा खुशी होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। इसी का एक एक्सटेंडेड सवाल है कि जितना इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन है हमारी लाइफ में, तो हम अब यंग जनरेशन हम क्या करते हैं कि हम पूरा दिन बैठ के काम कर रहे हैं ऑफिसेज में, या सभी लोग, तो हम फिटनेस को कहीं ना कहीं एकदम लास्ट में रख देते हैं अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में। तो सर, फिटनेस को मुझे लगता है, क्योंकि हेल्थ हमारी सबसे पहली चीज़ है, अगर हेल्थ है तो वेल्थ है, तो ये कितनी इम्पॉर्टेंट बात है, इसका आप एक मैसेज अगर हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे। देखिए, हेल्थ जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और आजकल आपने देखा एंजाइटी, डिप्रेशन और ये सब चीज़ें जो है, साइकियाट्रिस्ट वगैरह, कितना इनका दुकानदारी चल गई है। बुरा मत मानिएगा, दुकानदारी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोगों में वाकई में ये चीज़ आ गई है। और अगर आप अपने फिटनेस को अगर आप अच्छा रखते हैं, सुबह सुबह चाहे आप मॉर्निंग वॉक कर लीजिए, चाहे आप योगा कर लीजिए, चाहे बरका कुछ भी आप किसी भी एक्टिविटी, कार्डियो एक्टिविटी कर लीजिए, एरोबिक्स कर लीजिए, या आप जिम में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लीजिए। अगर आप अपने वर्कआउट को रेगुलर रखते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, जितना भी आपको अगर हफ्ते में 2 दिन का भी टाइम मिल रहा है, तो आपने अगर वाकई में अपने आप को फिट रखने, जैसे आपने कहा हेल्थ इज़ वेल्थ, तो वाकई में हेल्थ जो होती है वो सबसे बड़ी वेल्थ है। पैसा भी कमाइए। जो मल्टीनेशनल कंपनीज में आजकल जो देखते हैं, बच्चों के कुप निकलते जा रहे हैं। कुप क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि वो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे जो है इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम उनका बढ़ गया है, आंखें जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही हैं, ठीक है ना। तो वो क्या रीज़न है? वो ये रीज़न है कि वो
उसमें इतने ज़्यादा घुस चुके हैं। तो मैं ये चीज़ भी आपको बोलना चाहूँगा कि बीमारी जो है ना, अपने ऊपर आप ले रहे हैं 40-45 साल की उम्र तक आपकी ज़िंदगी में, आप रिवर्सेबल नहीं है वो बीमारी, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको वो बीमारी पड़ गई तो कुब निकलने की बीमारी हो गई, एंजाइटी की बीमारी हो गई, स्क्रीन टाइम की जो बीमारी, मैं कहता हूँ आज के डेट में जो सबसे बड़ी बीमारी है, जिसको वाकई में लोगों को हैंडीकैप बना दिया जिस चीज़ को, वो है मोबाइल। उस बीमारी को आप दूर रखिए। मैं देखता हूँ कि जो जिम में बच्चे आए होते हैं, बुरा मत मानिएगा, ये प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस है मेरा एज अ ट्रेनर। मैं आज तक अपने जिम में हज़ारों 10,000 से ऊपर क्लाइंट्स को जो है फिट कर चुका हूँ आज अपने जिम में। तो मैं उनमें से बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो स्क्रीन टाइम को छोड़ते हैं जिम में। तो मैं कहता हूँ जो आप अपने स्क्रीन टाइम को अगर बहुत ज़रूरी है तभी यूज़ कीजिए, अदरवाइज आप 1 घंटा अपनी ज़िंदगी को, फिटनेस को दीजिए अपनी ज़िंदगी में। आप वाकई में अपनी ज़िंदगी को एक बदला हुआ महसूस करेंगे। सिर्फ 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटा जो है ना वो अपनी हेल्थ को दीजिए। सब चीज़ें भूल जाइए, अपनी हेल्थ को 1 घंटा देंगे और आप वाकई में महसूस करें कि आपकी ज़िंदगी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं और आप पॉजिटिव होते जा रहे हैं, और अपने साथ जो आपका जो ऑरा है उसको भी आप पॉजिटिव करते जा रहे हैं। तो ये जो है, ये वर्कआउट की जो है बेनिफिट है। जब मैं सुसाइडल पॉइंट से अपनी लाइफ के बाहर आ सकता हूँ जिम के कारण, तो जो लोग सिर्फ डिसिप्लिन के कारण डिप्रेशन, एंजाइटी और इन सब चीज़ों में घुसते जा रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आप 1 घंटा अपने लिए निकालें और वाकई में आप देखेंगे कि कितने चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आप महसूस कर पाएंगे। बिल्कुल सर, मैं खुद ही बहुत ज़्यादा और मोटिवेटेड फील कर रही हूँ कि जो भी मैं थोड़ा इनकंसिस्टेंट हूँ अभी अपने जिम जाने में, उसको मैं बिल्कुल कंसिस्टेंट बनाऊंगी। एंड आई एम श्योर जितने भी लोग हमें देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने फिटनेस रूटीन में, चाहे वो जो भी है, उसे इम्प्रूव करेंगे इस शो के द्वारा। जोगिंदर जी, अभी रिसेंटली मैंने सुना कि आपने पावर लिफ्टिंग से रिटायरमेंट कुछ ले लिया है, तो सर इसका क्या है, क्योंकि हम तो आपको बिल्कुल देखना चाहते हैं सर। देखिए, मैं जीत के साथ किसी चीज़ को छोड़ना चाहता था। अभी मैं पैरा गेम जो खेलो इंडिया हुए थे उसमें 2 बार चैंपियन जो था अभी बन चुका था। जो पहला पैरा गेम्स हुए उसमें भी 2023 में और 2025 में। तो मैं सोचता हूँ कि अगर आपको किसी चीज़ को छोड़ना है तो जीत के साथ छोड़ना ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं अब काफ़ी पैरा पावर लिफ्टिंग कर चुका था। अब मैं पैरा पावर लिफ्टिंग के अलावा किसी गेम को चुनना चाहता था कि मैं अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक पॉइंट पे आके ना रुकूं, जैसे मेरी आदत रही है। तो मैं मल्टीपल चीज़ों में जो होता है विश्वास रखता हूँ। हाँ, फोकस एक चीज़ में रखो, लेकिन अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए ऐसा नहीं होता कि अपने आप को बाउंड भी कर लो। तो मैं अब दूसरा स्पोर्ट्स जो होता है, मैंने एथलेटिक्स में जाने का फैसला किया है। तो मैं आपको ज़रूर एथलेटिक्स में कुछ करता हुआ दिखूंगा। अब मेरे को नहीं पता कि मैं कितना उसमें कर पाऊंगा। हाँ, मेरी कोशिश रही कि मैं एथलेटिक्स में बहुत अच्छा कुछ अचीव करके अपने देश का झंडा इंटरनेशनल लेवल पे बहुत जल्दी ऊंचा करूं। बिल्कुल सर। सर, मुझे याद है मैंने आपकी कजाकिस्तान में पावर लिफ्टिंग वाली वीडियो देखी है। आप अपने आप को बहुत ही काम रखते हैं इवेंट कंपटीशन से पहले। तो सर, आजकल जो हमारी जो जनरेशन है, हम बहुत ही जल्दी क्विक रिजल्ट्स हम चाहते हैं और हम बहुत जल्दी ना हार भी मान जाते हैं। अगर छोटा सा कोई फेलियर आ जाए तो हम पहले हार जाते हैं, हमें लगता है मन में। तो एक मेंटली स्ट्रांग होना बहुत बड़ी बात है। तो सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे कि कैसे अगर कोई फेलियर आए लाइफ में तो हम कैसे उससे हम डील करें? जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं वो वीडियो काफ़ी लोगों ने उस चीज़ को सराहा और आपने भी उस चीज़ को आज इस प्रोग्राम में बताया। मेरे को अच्छा लग रहा है ये चीज़ सुन के कि देखिए, जब भी मैं जीतता हूँ, चाहे मेरी रैंकिंग अच्छी आ रही है, चाहे मेरी लिफ्ट अच्छी नहीं भी हो पा रही, वहाँ पे कभी कभार फेलियर भी होते हैं, लिफ्ट नहीं भी पास करते जज आपकी, तो लेकिन मैं फिर भी काम करके अपने आप को बड़े खुशी के रूप में और अपनी मूंछों को ताव दे के है अपने ज़िंदगी में, मतलब मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि हार जो होती है ना, हार नाम का शब्द मेरी ज़िंदगी में तो कहीं सस्टेन नहीं करता। हाँ, कई लोग हार मान के अपने आप को, देखिए 2 चीज़ें होती हैं, या तो आप हार मान के पीछे हो जाइए चीज़ से, या हार से आपको लड़ना आना चाहिए। तो मैं उन सेकंड वाली जो ऑप्शन है मैं उसको चुना हुआ अपनी लाइफ में। जब मैं हारता हूँ तब मैं और मजबूत होता हूँ। मैं कहता हूँ कि हार जो होती है वो ज़िंदगी में बहुत अहम रोल अदा करती है। जब तक आप हारोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं, तब तक आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं रहोगे। तो मेरे लिए हारना जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आज भी कोई मुझे कहता है कि तुम ये चीज़ नहीं कर सकते, या मैं वाकई में वो चीज़ करके हार जाता हूँ, तो
मेरे को प्रेरणा मिलती है कि मैं जीतूं कैसे। तो मैं कहता हूं कि जीत से पहले हार अगर आपकी हो तो वो आपकी ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ाने में बहुत अहम रोल अदा करती है। सही, बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो सर मैं ये पूछना चाहूँगी कि अगर हमारे यूथ में आज भारत में जितने भी डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं और सभी आपको देखकर बहुत ही प्रेरित हैं, तो अगर वो आज के समय में पैरा स्पोर्ट्स में आना चाहें और उनमें भी स्पेशली अगर विमेन हैं, वो पैरा स्पोर्ट्स में आना चाहें, तो उनका कैसे वो आ सकते हैं और क्या उनका माइंडसेट, उनका मेंटल स्ट्रेंथ कैसा रहना चाहिए? देखिए, वुमेन्स के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमारी पैरा पावर लिफ्टिंग टीम में आज वुमेन्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल पे जाके, अब जैसे सरकार भी काफ़ी प्रोत्साहन दे रही है अपना वुमेन्स की स्पोर्ट्स को, और जो वुमेन्स हैं वो अगर आना चाहें पैरा स्पोर्ट्स में तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया से कांटेक्ट कर सकते हैं वेबसाइट्स में या हमारे इंस्टाग्राम के थ्रू या किसी भी तरीके से। अगर आप जुड़ना चाहें तो हमसे जुड़ के आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हम आपको ज़रूर हम मेंटोरशिप से अपनी कुछ आपको समझाएंगे और आपके आगे बढ़ने में आपके लिए एक प्रेरणा का काम करेंगे। बिल्कुल सर। सर उसी में उसका एक और पार्ट है क्वेश्चन का कि कैसे बच्चों को अपना न्यूट्रिशन और डाइट पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बहुत बैड हैबिट्स हैं लोगों में। स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं तो सर उनको क्या, उनके लिए आप कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे? देखिए, स्पोर्ट्स में और साथ में वैसे भी जनरली भी आजकल तो यूथ में बर्गर खाना और अपना बाहर तला हुआ खाना, चाउमीन एंड जंक फूड जो है उसका बहुत मतलब जो है ना बहुत ज़्यादा हाई मतलब वॉल्यूम हो गया है। तो उस चीज़ को ना थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। अगर आप ये चीज़ें खा भी रहे हैं और अपने वर्कआउट कर रहे हैं अच्छे से तो सही है, छोले भटूरे खाओ लेकिन उसके साथ वर्कआउट भी कर लो ताकि वो आपकी बॉडी में नुकसान ना पहुंचाए। तो देखिए, मैं कहता हूँ लेस सॉल्ट और लेस शुगर। अगर आप अपनी ज़िंदगी में दो चीज़ें जो होती हैं वो अपनी ज़िंदगी में उतार देते हैं, लेस सॉल्ट एंड शुगर, तो आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी बीमार तो चलिए नेचुरली कोई भी हो सकता है लेकिन कम बीमार होंगे। ये मैं आपको वाकई में कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। मुझे लगता है कि सारे ही एथलीट्स आज जो ये शो देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे कि जब आप पैरा पैन 2022 में आप जीते, तो सर वो कैसी फीलिंग थी? क्योंकि आपको लाइक एज एन इंडियन हम पूरा भारतवर्ष जब देख रहा था तो आपको कैसा लग रहा था? देखिए, बहुत ही मतलब अच्छा पल था मेरे लिए। और यूएसए में 2022 में पैरापन अमेरिकन ओपन चैम्पियनशिप यूएसए में जाके जीतना, तो वो मेरे लिए वाकई में प्राउड की बात थी। और जब मैंने देश का झंडा यूएसए में उठाया तो एक इतने मजबूत देश में जाके अपनी देश को इतनी मजबूती के साथ रखना और लिफ्ट करके, और बहुत ही अच्छा जश्न मनाया मैंने तब उस लिफ्ट का स्टेज पे ही, और बहुत ही अच्छी फीलिंग थी। मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और मेरी लाइफ का बहुत ही अच्छा क्षण इस करके भी था क्योंकि मैं पहला दिल्ली का ऐसा खिलाड़ी था जो कि इंटरनेशनल लेवल पे पैरा पावर लिफ्टिंग में मेडल जिसने जीता था, जो कि एक इतिहास बना। वो इतिहास बनाना मेरे लिए जो था वो बहुत ही अच्छा था। थैंक यू सर फॉर शेयरिंग योर जर्नी विद अस। सर मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि आपने इतना कुछ अचीव किया लाइफ में उसके बाद आप अभी भी रुके हैं, क्योंकि रिसेंटली मैंने सुना इस साल भी 2025 में आप खेलो इंडिया भी आप जीत चुके हैं, आप नेशनल चैम्पियन अभी भी हैं। तो सर ये जुनून जज्बा कायम रखना ये कैसे सर? देखिए, मैं कहता हूँ ज़िंदगी जो है कभी रुकती नहीं है। तो अगर आपके अंदर एक जुनून और जज्बा ख़त्म हो गया तो शायद ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपके अंदर एक जुनून है, जज्बा है और ज़िंदगी को जीने की इच्छा शक्ति है तो वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने उस जोश को हमेशा बना के रखें और कभी भी हार ना माने। हाँ, जैसे आपने कहा, मैं 2006 में जब पहली बार खेला था, आज भी वही जुनून जज्बा मैं तो कहता हूँ और भी बड़ा है। तो वो जो चीज़ है उसी चीज़ को लेके आज मतलब वो अंदर डेडिकेशन और विल पावर है कि आज भी कोई भी जवान से जवान लड़का या बुजुर्ग से बुजुर्ग खिलाड़ी भी आ जाए, उसको हराने की क्षमता जो है वो सिर्फ दिल और दिमाग और बॉडी में नहीं है, वो जज्बातों में भी है। तो उसी के कारण 2025 खेलो इंडिया और नेशनल गेम्स जो थी वो मैंने जीती पैरा पावर लिफ्टिंग की। सो फिर मैंने कहा
और हाँ, एक चीज़ और रह गई, 8वें नंबर पे भी आया मैं वर्ल्ड में, बिल्कुल चाइना सर। में इसी साल। तो मैं सोचता मेनी हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सो मच। तो मैं सोचता हूँ कि ज़िंदगी में जीत के साथ किसी भी चीज़ को अंत करना, वो शायद बहुत ही खुशी की बात होती है, क्योंकि मैं जीतने के लिए मुझे लगता है कि बना हूँ, और जीत के ही अगर मैं अपनी ज़िंदगी को उस मोड़ पे ही अपने संन्यास लूँ तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा था। अब मैं फिर दोबारा हारने के लिए तैयार हूँ, किस में? एथलेटिक्स में। मैं यंग बच्चों के साथ खेलूंगा, सीनियर खिलाड़ियों के साथ खेलूंगा। मैं तैयार हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ अपनी ज़िंदगी में हार को, लेकिन उस हार से मैं प्रेरित रहता हूँ। और हमेशा मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी यूथ आपके चैनल से मुझे सुन रहा है, कि हार से कभी भी सरेंडर मत करो। हार तो जो है ना, आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेटर है। बिल्कुल। अगर आप हारते हो तभी आपके लिए ज़िंदगी में जीने की प्रेरणा, जीने के लिए, जीवन के लिए एक अच्छी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, चाहे हार स्पोर्ट्स में हो, चाहे हार फाइनेंशियल क्राइसिस में हो, चाहे हार जो है फैमिली में हो, चाहे हार जो है वो प्यार में हो, ठीक है? जो भी हार है वो आपको जीत की तरफ ले जाती है। जब तक आप हारेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं, जब तक आप हारेंगे नहीं तब तक आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए लेसन नहीं मिलेंगे। तो ज़िंदगी में हार बहुत इंपॉर्टेंट है। उस हार से आप हारो मत, उस हार को अपने ज़िंदगी में अपने दिल में रखो, और उस दिल में रख के एक जज्बातों को मजबूत करके आगे बढ़ो। देखना आपकी फैमिली भी खुश होगी, और आपको भी जब अंत समय होगा तो आपको भी महसूस होगा कि आप हार से हारे नहीं, आप हार से जीत के आपने दिखाया है। बिल्कुल। तो सर मैं मतलब मुझे तो यही समझ आया है कि अगर कोई आपको कोई हेट कमेंट लिख रहा है या परेशान कर रहा है, उन लोगों को एक्चुअली पास में रखो, उनकी सुनो, ताकि उनको सुन के आप में ये इच्छा शक्ति आए कि नहीं, मुझे अब इससे और आगे बढ़ना है और अच्छा करना है। बरखा, मैं आपकी इस बात को बड़ा करूँगा, जब मुझे कोई भी बैड कमेंट्स मैं सुनता हूँ अपने लिए, और या बैड कमेंट पढ़ता हूँ अपने लिए, तो मैं उस चीज़ से कभी भी पीछे नहीं होता। आपने देखा है, जब चीते को छलांग लगानी होती है तो कभी भी छलांग वो खड़े होके नहीं मारता, वो 2 कदम पीछे जाता है। तो मैं भी अपनी ज़िंदगी में जब पीछे जाता हूँ तो शायद मैं पीछे नहीं जा रहा, मैं आगे जाने के लिए पीछे जा रहा हूँ। आगे जाने की तैयारी। तो ये जो है, मैं अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को छलांग मानता हूँ कि अगर आपने वाकई में ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो ये बैड कमेंट्स, बैड लोगों की बातें, और मतलब कुछ भी, मतलब नेगेटिव, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई है, अगर आपकी सराउंडिंग में नेगेटिविटी नहीं है और हर कोई आपकी तारीफ कर रहा है, तो आपकी ज़िंदगी में कुछ रहता ही नहीं है। बिल्कुल। मैं तो कह रहा हूँ, नेगेटिविटी रहनी भी ज़रूरी ज़रूरी है, है। ताकि पॉजिटिविटी जो है ना उसको आप अपने दिल में ज़िंदा रख पाओ। ठीक है? बिल्कुल सर। तो अपनी ज़िंदगी को मजबूती से अपने जीने के लिए नेगेटिव कमेंट्स, नेगेटिव लोगों का होना, और नेगेटिविटी के साथ आपको उस माहौल से अपने आप को निखारना और पॉजिटिविटी में बदलना। आप जहाँ बैठो आपका ऑरा पॉजिटिव हो, ठीक है ना? आप हर किसी के लिए हीलिंग का काम करो, मेडिसिन का काम करो। चाहे हम, जब आपने देखा है कि जब हमारे हाथ पे चोट लगती है तो हम बैंडेज लगाते हैं, और जब वो चोट हील हो जाती है तो बैंडेज को उतार के फेंक देते हैं। लोग ऐसा करेंगे, लेकिन कभी भी आप लोगों से एक्सपेक्टेशन मत रखो। हाँ, जब आपने एक्सपेक्टेशन रख ली लोगों से, जब आपने ये सोच लिया कि अगर मैं किसी के लिए अच्छा कर रहा हूँ, आज मेरी लाइफ में बहुत सारे प्लेयर हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग करा रहा हूँ, अनकंडीशनल सपोर्ट करा रहा हूँ। मैं उनसे ये नहीं सोचता कि वो वाकई में मेरे लिए जो है, मतलब अपने दिल में वाकई में पॉजिटिविटी या वो रखें, या मतलब मैं उनसे कुछ उम्मीद करूँ। पॉजिटिविटी रखें या ना रखें वो उनका एस्पेक्ट है, लेकिन मेरा काम है किसी के लिए अच्छा करना, अच्छा बनना, और अच्छा करके बन के उन आगे निकल जाना और उनको भी आगे बढ़ाना। लेकिन अगर आपको ज़िंदगी में कोई ऐसा करता है, यूज एंड थ्रो वाला काम करता है, ऐसे कई स्पोर्ट्समैन भी हैं कि मतलब जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत एक फेम हासिल करके उनको लगता है कि हम बहुत एक ऊंचे लेवल पे पहुंच गए और शायद अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लोगों में कुछ सालों में बदलाव आया, ऐसी सोचें मैंने देखी, ऐसे ज़िंदगी में लोग देखे जिनके अंदर बदलाव आया। कुछ सालों बाद मेरे पास वापस आए कि आप सही थे, हम गलत थे, हमने वो मुकाम हासिल किया, आपको भूले, हम फिर दोबारा उसी मुकाम पे वापस आ गए जब हमने शुरू किया था, मतलब हम ख़त्म हो गए। आप हमारे साथ जुड़ के हमें आगे बढ़ाइए। तो ज़िंदगी में मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि कभी भी किसी का किया हुआ मत भूलो, हमेशा अपनी ज़िंदगी में जज्बातों को, पॉजिटिविटी को बना के रखो और आगे बढ़ते रहो, पीछे मुड़ के मत देखो। जो हुआ, चाहे हार हुई चाहे जीत हुई,
वो पार्ट ऑफ लाइफ थे, लेसन सीखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। बिल्कुल सर। सर एक मेरा सीक्रेट क्वेश्चन है, मैंने सुना है सर अब आप किसी से आर्म रेसलिंग नहीं करते, सर ऐसा क्यों? ये तो आपने बहुत ट्विस्टिंग सवाल पूछा है। देखिए, जब मैं आर्म रेसलिंग करता था तब मैं मिस्टर इंडिया तक बना। उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने कहा कि आप, मैं एबल लोगों के साथ पंजा लगाता था, तो उन्होंने कहा कि आपकी लोअर बॉडी जो है वो मतलब कमज़ोर है, लेकिन अपर बॉडी बहुत हैवी है, तो आप हमें जो है, हम आपसे compete कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप 70 किलो में, उस समय मेरा 70 किलो वेट होता था, 70 किलो में बहुत बड़ा शरीर लेके बैठे हो। तो मैंने कहा कि ना, ये तो कुदरत की वो है, तो इसमें मैं तो कुछ नहीं करता, अगर आपको पंजा लड़ाना है तो मेरे को हराओ आप। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ compete मत करो, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, अपना आपका शो जो है वो छोटा पड़ जाएगा उस चीज़ के लिए। फिर मैंने वो स्पोर्ट्स छोड़ के, हाँ, जब तक मैंने पंजा लगाया तब तक इस पंजे को ही नीचे नहीं कर पाया। ये प्राउड की बात है मेरे लिए। तो मैं मतलब उसमें भी लगातार चैंपियन बना। फिर मैंने पहले बॉडी बिल्डिंग छोड़ी, फिर आर्म रेसलिंग मुझसे छुड़वाई गई, फिर मैं पैरा पावर लिफ्टिंग है, जो मुझसे कोई छुड़वा नहीं रहा, मैं खुद अपने दिल से छोड़ रहा हूँ। नहीं, अमेजिंग सर। सर मैं ये सुनकर मैं ही खुद इतनी प्रेरित हूँ, और मैं समझ रही हूँ आज कि जो भी हमें देख रहे हैं वो भी समझ रहे होंगे कि छोटी सी एक हार के बाद हमें रुकना नहीं है, हमें जोगिंदर जी की तरह ही लाइफ में ये सोचना है कि अब इससे बेहतर करना है, अब इससे हमें आगे बढ़ना है। तो सर एक फाइनल मैसेज कोई आप अगर यूथ को मेरे इस शो करियर टॉक विद बरखा के थ्रू देना चाहेंगे? देखिए, मैं कहता हूँ कि कभी हार मत मानो, और जब आप हारते हो तब आप हारते नहीं हो, तब आप सीखते हो। तो ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो, शॉर्टकट का सहारा मत लो। हमेशा जो है थोड़ा लंबा जाए होगा चाहे सफ़र, लेकिन लंबा जो सफ़र होता है वो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाता है। शॉर्टकट जो होते हैं थोड़ा टाइम तो आपको टेम्परेरी खुशी दे सकते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ के शॉर्टकट हों, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म अगर आगे बढ़ना है और आगे ज़िंदगी में चलना है, तो अपनी ज़िंदगी में चलने के लिए आगे लंबा रास्ता चुनो, और उस लंबे रास्ते को चुन के अपनी ज़िंदगी में सीखो। और जब फेलियर भी होता है किसी भी चीज़ में, उससे हार मत मानो। जब भी फेलियर होता है तो हमें वो कुछ सिखा के जाता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे फेलियर देखे हैं। अगर मैंने फेलियर ना देखे होते तो 2006 से 2025 तक मैं जो चैम्पियन बना हूँ, जितने भी कॉम्पिटिशन खेले, कभी हार के नहीं आया बरका। ये मेरी ज़िंदगी में मैंने ये सीख लिया। हाँ, हारा तब जब मुझे किसी साजिश की तरह हराया गया, लेकिन मैं कभी वैसे नहीं हारा। हाँ, आपकी ज़िंदगी में लोग आपके खिलाफ साजिश भी करेंगे, आपके खिलाफ हेट कमेंट्स भी करेंगे, लेकिन हार मत मानो। हारोगे अगर आप, तो आप अपने आप को नुकसान पहुंचाओगे। हार से सीखो, हार से सीखो, और जीत की तरफ अपने आप को बढ़ाते जाओ। कभी भी पीछे पलट के मत देखो। मैं अगर 2025 चैंपियन हूँ, मैं जिस दिन जीता था कंपटीशन बरखा, खेलो इंडिया और नेशनल चैंपियनशिप, मैं उसी दिन भूल गया था उसको। अब मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। अब आगे बढ़ के मैं और समाज को दिखाना चाहता हूँ कि आपने भी हार नहीं माननी। अगर मैं व्हीलचेयर पे बैठ के आसमान में उड़ के विदेशों तक जीत के आ सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते? हर कोई कर सकता है, बस इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। जी सर, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन सर वंस अगेन। अगेन मैं ये बोलूँगी कि हम सब बहुत बहुत प्राउड हैं, और हम आपसे रोज़ सीखते हैं। तो सर इसी तरह आप हमको मोटिवेट करते रहिए, और अपनी जर्नी हमारे साथ आप प्लीज़ शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माई शो करियर टॉक्स विद बरखा। थैंक्स अ लॉट।